ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं जी जनाब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बातें हर बार आप सुनते हैं, हर बार बजट्स में पैसा भी आता है, लेकिन जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है वो आपको इस खबर की तफसील से पता लग सकता है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खबर यह है कि जम्मू कश्मीर समेत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अंदर मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अस्पतालों का नहीं, ये यहां पर मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी है। जस्ट 6% एमबीबीएस सीट्स पूरे मुल्क की इन रियासतों के अंदर है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के अंदर, और पूरे मुल्क के तवाजुन का जवाब देखेंगे तो सिर्फ 7% कॉलेज हमारे पास है। एनालाइज जब आप इस पूरे खबर को खोल के देखेंगे, बड़े बड़े चार्टर पर देखेंगे, जो मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ का डाटा आया है उससे ये डाटा कब आया जी, जब एनईटी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट सामने आए एमबीबीएस कोर्सेज के हवाले से, तो एक डाटा भी मिनिस्ट्री ने दिया कि कहां पर कितने कॉलेजेस हैं, कहां पर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर ये चल रहा है। तो पता लगा कि 7% मेडिकल कॉलेज जो है वो पूरे मुल्क के अंदर और 6% एमबीबीएस सीटें वहां पर जो है वो दी जा रही है। कुल मिलाकर 612 टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें पंजाब रियासत के अंदर, बिल्कुल हमारी पड़ोसी वाली रियासत है पंजाब, वहां पर 12 है, हरियाणा के अंदर 12 है, जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर अब 10 मेडिकल कॉलेज हैं, हिमाचल के अंदर 1 है और चंडीगढ़ के अंदर 1 मेडिकल कॉलेज की खबर सामने आ रही है। और इन मेडिकल कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं? पंजाब के अंदर 100,750, हिमाचल के अंदर 1,660, जम्मू कश्मीर के 10 कॉलेज के अंदर 1,147, हिमाचल के अंदर 920 और चंडीगढ़ के अंदर 150 के आसपास। और इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि 3,495 एडिशनल एमबीबीएस सीट जो है वो क्रिएट की जा रही हैं जी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से इसको देखेंगे और दीगर रियासतों के जाविये से देखेंगे, हम कहां पर स्टैंड करते हैं वो आपको जरा इस बात से पता लगेगा। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ये डाटा कह रहा है जो खुद वजारत सेहत की तरफ से जारी किया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर कहां पर है और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली रियासतों का क्या हाल है? आपने डेटा बता ही दिया है और इस हवाले से यही बात सामने आ रही है कि जो जम्मू कश्मीर है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि नॉर्दर्न स्टेट जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और 2 यूटीज जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, और यहां पर देखा जा रहा है कि मेडिकल एजुकेशन के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। न सिर्फ सीट्स एलोकेशन के हवाले से बल्कि जो बुनियादी ढांचा है मेडिकल एजुकेशन का, उस एतबार से भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि सीट्स के एतबार से 7% और जो कॉलेज के एतबार से 6% जो है वो जो इन कुछ स्टेट्स, 3 स्टेट्स और 2 यूटीज के अंदर अभी शेयर जो है मिला है। हालांकि जब हम जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में अगर ये 5 मेडिकल कॉलेज जो साबिका सरकार ने जम्मू कश्मीर को एलोकेट किए हैं, और अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 ही साल हो गए है कि जब यहां से बाज़ाब्ता तौर पर 400 से 500 मेडिकल एमबीबीएस सीट्स जो है उनकी पढ़ाई यहां पर शुरू हो गई। उससे पहले यानी 2-2.5 साल या 3 साल कबल ही जब हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये डेटा बिल्कुल कम था, यहां 500 सीट्स के आसपास ही टोटल हुआ करता था। तो इस एतबार से थोड़ी सी जहद जो है जम्मू कश्मीर को मिली है, लेकिन ये माना जा रहा है ये नाकाफी है। क्यों नाकाफी है? क्योंकि जब हम मुल्क की 5 स्टेट्स का मवाजना करते हैं इन 5 यूटीज और स्टेट्स के साथ जो नॉर्दर्न एरिया में है, तो उसके मुकाबले में पता चलता है कि 50% जो मुल्क की सीट एलोकेशन है वो सिर्फ तमिलनाडु, उसके साथ साथ कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, जहां हम देख रहे हैं कि ये 5 हरियाणा जो नॉर्दर्न रीजन है जिसमें पंजाब, हरियाणा और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 12-12 मेडिकल कॉलेजेस हैं और हिमाचल प्रदेश में 8, चंडीगढ़ में 1। तो इसी तरह से पंजाब के अंदर 1750 सीटें, हरियाणा के अंदर 1650 सीटें, जम्मू कश्मीर के अंदर 1147 सीटें और हिमाचल प्रदेश के अंदर 920 सीटें, जबकि चंडीगढ़ के अंदर सिर्फ 150 सीटें, यानी चंडीगढ़ की जो यूटी है वहां पर सिर्फ 150 सीट के एमबीबीएस की हैं। लेकिन जब हम इसका मवाजना कर्नाटका के साथ करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां तमिलनाडु के अंदर
10,725 सीटें, यानी जितनी इस रीजन के अंदर सीटें हैं उससे कई ज्यादा सीटें सिर्फ एक कर्नाटका के अंदर है। न सिर्फ इतना, बल्कि जब आप कर्नाटका के अंदर देखते हैं तो 10,145, महाराष्ट्र के अंदर 9,895, उत्तर प्रदेश के अंदर 9,053 और गुजरात के अंदर 5,700। तो उस एतबार से लगता है कि ये जो रीजन है पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक, यहां तक कि हरियाणा तक, इसमें सीट एलोकेशन बहुत कम है। नतीजा ये है, वजह ये है कि यहाँ जो मेडिकल एजुकेशन का बुनियादी ढांचा है जो है वो ना के बराबर है। यहाँ मेडिकल कॉलेजेस कम है, यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जो कॉलेजेस बने हैं वो भी यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइजिंग हालत में, वहां पर भी बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो बच्चे ही जानते हैं। अच्छा, ये भी तो है जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जो मैं अदाद-शुमार देख रहा हूं, 16 रियासतों के मुकाबले में पंजाब को 100 सीटें, हिमाचल को 20 सीटें, जम्मू कश्मीर को 60 सीट्स मिल रही हैं, जबकि अदर स्टेट्स में जब आप देखते हैं तो सीट एलोकेशन बहुत है। क्या हम ये माने कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ये बुनियादी वजह है कि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपके पास वो नहीं, और हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर का रुझान नहीं है एज कंपेयर टू साउथ। जब आप देखेंगे कर्नाटका देखेंगे, मद्रास देखेंगे, दीगर इलाकों के अंदर देखेंगे, तो वहां पर बेसिकली सरकार के साथ साथ एक प्राइवेट सेक्शन भी है जो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, और वहां पर यही वजह कि इनटेक कैपेसिटी है, हमारी इनटेक कैपेसिटी नहीं है, इसलिए सीट शेयर भी उतना नहीं है। बिल्कुल मगर सही माप लिया आपने, ये बर्तन जितना बड़ा होगा और उतनी ही गुंजाइश उसमें खाने की भी हो सकती है। खाना अगरचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत दे देती है आपको मुख्तलिफ स्पॉन्सर स्कीम्स के जरिए, लेकिन बर्तन उस काबिल है, ये बड़ी बात है। यहाँ बर्तन की कमी है, यहाँ बर्तन जो है वो बड़ा नहीं है। नतीजा यही है कि हम ज्यादा एलोकेशन हमारे हक में नहीं हो पाती है, हम उतनी सीट्स को यहां पर समा नहीं सकते हैं। हालांकि बहुत कोशिशें अब भी हो रही हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज उधमपुर के अंदर एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है, मजीद 5 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन ये सारा अभी प्लान है और ये कब एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद कब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये अभी फ्यूचर की बात है, मुस्तकबिल की बात है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से सीट एलोकेशन में भी परेशानी है। एदाद-शुमार लगभग इसी तरीके से बताए जा रहे हैं जो आज जारी, जो गुज़श्ता दिनों जारी हुए थे, लेकिन एनालाइज हमने कल रात को इसको किया था। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा खेल की करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, क्रिकेट ऑलरेडी सुर्खियों में है क्योंकि साबिक क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जिस तरीके के घोटाले गपले हुए हैं, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला और उनकी पूरी टीम ईडी शिकंजे में है और वहां पर क्या होगा वो सबके सामने। लेकिन एक और खेल जो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर खेला जाता है, अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर मकबूल तरीन था, वो सॉकर था, फुटबॉल था। लेकिन अब फुटबॉल का खेल भी सुर्खियों की नजर बन रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के अंदर 45 लाख रुपए का खर्च बर्द की खबरें सामने आ रही है। फर्जी बिलें बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा तौर पर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और ये 45 लाख रुपए जब सामने आए कि जनाब ये फर्जी तौर पर निकाले गए, तो पता लगा कि जनाब जो जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के सदर से लेकर नीचे तक सब के सब इसमें मुलविस हैं। और उसके बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा तौर पर एक एफआईआर जिसका नंबर 30/22 है, अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 सी, सेक्शन 1 और डी और सेक्शन 5(2) के तहत एक केस दर्ज किया, जिसके तहत ये बताया गया कि जनाब मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किए गए हैं जी। जो फुटबॉल एसोसिएशन के सदर हैं, ट्रेजरर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव है और कुछ मेंबर्स का नाम उसमें रखा जा रहा है। 1,41,300 रुपया सिर्फ फोटो स्टेट पर निकाला गया और इसी तरीके से दीगर रकूमात भी निकाले गए हैं। और ये बात याद रखिएगा कि बजट जो है फुटबॉल एसोसिएशन का वो बाकायदा तौर पर काउंसिल की तरफ से आता है, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आता है, और ये पैसा इसलिए आता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काम हो और साथ साथ जो खिलाड़ी है वो भी अपना हुनर आजमा सके। अब फुटबॉल की बात हो रही है तो याद रखिएगा सिर्फ चंद साल पहले एक बहुत ही फीवर था हमारे गेम के लिए, चाहे वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की आप बात करें, अपनी अपनी टीमें थी और फिर प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते थे तो दुनिया भर के लोग या मुश्ताक
मेमोरियल जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, जो पुलिस मेमोरियल में बाद में चला गया, तो किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आज के दिन भी फुटबॉल को देखने आते हैं। यानी अभी भी वो शौक, वो ज़ौक इस खेल के बारे में है और लड़के खेलना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती है तो जरूर वो टैलेंट जो है वो डगमगाता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। मजीद क्या कुछ खबर में है, क्योंकि क्रिकेट के बाद फुटबॉल सुर्खियों में है। सईद तजम्मुल मेरे साथ है। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्रिकेट तो था ही सुर्खियों में, लेकिन अब खबर ये कि फुटबॉल भी सुर्खियों में आया और साथ साथ जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उन्होंने एफआईआर दर्ज की। क्या ये सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए तक ही महदूद है या कुछ और भी मामला है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक गवर, रहमत कलीम, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल जो है इसकी रिवायत बहुत पुरानी है, बड़ा रिच कल्चर है जम्मू कश्मीर का फुटबॉल। और जिस वक्त जम्मू कश्मीर में फुटबॉल शुरू हो गई है, यूरोप के बाद शायद मुल्क के वेस्ट बंगाल के अलावा शायद गोवा या आसपास के इलाकों में भी उतनी ज्यादा फुटबॉल मशहूर नहीं थी। जिस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए अब्दुल मजीद ककरू ने चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। मौजूदा वक्त में हमारे पास महराज अहमद वडू, अशफाक अहमद जैसे सुपर खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा वेस्ट बंगाल के कोचिंग कैंप में गुजारा। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव के खिलाफ भी मैच खेले। ये इसलिए बताना बड़ा लाजमी है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर प्रोविंस, क्रिकेट की हिस्ट्री के बाद हमारा फुटबॉल का चैप्टर जो है बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अब क्या हुआ, 2018 के बाद स्पोर्ट्स काउंसिल ने पैसा वागुजार किया लेक मुफ्ती मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए और उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज कराने के लिए, और पोलो व्यू में सिंथेटिक टर्फ लगने से फुटबॉल की जो एक्टिविटी है और ज्यादा बेहतर हुई। लेकिन अब सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ चूंकि फुटबॉल एसोसिएशन के इंतखाबात गुज़श्ता 10 बरसों से अभी तक नहीं हो पाए। कभी कोर्ट का स्टे, जिस तरह से ये तमाम चीजें जो है JKCA की तरफ जाती है। और मुझे अंदिया पहले था जो इस वक्त डॉक्टर फारूक की सूरत हाल है वो जमीर ठाकुर साहब की सूरत हाल ना बन जाए, और ऐसा ही चैप्टर अब नजर आने लगा। अब एंटी करप्शन ब्यूरो के पास शुमाली कश्मीर के सोपोर का एक आम शहरी मुश्ताक अहमद भट्ट है, उन्हें अर्जी दायर की ACB के पास। जनाब, जो पैसा काउंसिल ने दिया वो फुटबॉल एसोसिएशन ने खर्च नहीं किया, बल्कि फर्जी बिलें बनाकर उन्होंने ये पैसा जो है काउंसिल का पैसा अपने घर पे खर्च किया। जिसके बाद काफी राउंड चले। यहाँ पर पैरेलल एसोसिएशन में एक और पैरेलल एसोसिएशन कहती है कि जमीर साहब कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है, जनरल सेक्रेटरी इनको हटा दीजिए, इंतखाबात करा दीजिए, इंतखाबात इल्तिवा में है। ये सियासी फुटबॉल है, बहुत पुराना मामला चल रहा है। इसके बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR दर्ज की, और FIR दर्ज करने से पहले उन्हें इन्वेस्टिगेशन देखी। एक फोटोस्टेट नामी शॉप है, एक बड़ा ब्रांडेड रेस्टोरेंट हमारे पोलो व्यू में है। उन्हें बताया गया कि 43 लाख के करीब में जो है आपने रिफ्रेशमेंट दी हुई है खिलाड़ियों की, क्योंकि ये टूर्नामेंट पूरे वाइड जम्मू कश्मीर में खेला गया था और खिलाड़ियों का रेंज कॉन्टिजेंट बहुत ज्यादा था। उसके बाद ये जो 43 लाख रुपए जब क्रॉस चेक किया गया कि क्या वाकई इस बिरयानी और रिफ्रेशमेंट के पीछे 43 लाख रुपया खर्च हो चुका है, क्योंकि काउंसिल ने पहले 50 लाख रुपया दिया था इसके लिए, उसमें भी आपके 7 लाख बचे हुए हैं। उसके बाद ये पता चला कि ये जो बिल है ये फर्जी है, ये गलत है, और बिलों की अदायगी के लिए जो कंसेंसस बनना चाहिए था नहीं बना। उसके बाद जिस तरह से आपने फोटोस्टेट का जिक्र किया उसमें भी लाखों रुपया का बिल निकाला गया। लेकिन मामला क्या है, 1 करोड़ रुपया आता है और 1 करोड़ रुपया का ही हिसाब लेना तकरीबन तय था। लेकिन 1 करोड़ रुपया जो काउंसिल ने दिया था फुटबॉल एसोसिएशन को ये गेम्स चलाने के लिए, उनमें से उन्होंने 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्च किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो ये बिल्स रेज कर दी गई है, इस पर एतराज ये है कि ये बिल्स है ही नहीं, जबकि ये बिल्स जो है फर्जी बना दी गई है। मैंने इस जिम्मन में फुटबॉल के मशहूर और मारूफ खिलाड़ियों से बातचीत की तो उन्हें कहा कि हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में एक तो ये जो इलेक्शन अभी वाजिबुल अदा है, इल्तबा में पड़े गए हैं, उनको पूरा करना होगा। दूसरा, जो पैसा खेल के लिए आया है, बांडीपोरा, सोपोर, शुपियन, कुपवाड़ा, इन इलाकों में जो फुटबॉल एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है, अब FIR किन किन के खिलाफ है? जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के तकरीबन लाइफ टाइम प्रेसिडेंट होने चाहिए थे, काफी टाइम से जमीर साहब ने मुश्किल और आंतरिक खराब हालात में फुटबॉल को चलाया। जमीर ठाकुर साहब, ऐसे हमीद जिनकी उम्र 90 बरस के आसपास अभी होने लगी है, एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से उनके खिलाफ FIR है। SS बंटी है जो खजानची है, ट्रेजरर है। वाज़ेह है कि जमीर अहमद ठाकुर न सिर्फ जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है बल्कि फुटबॉल फेडरेशन के ट्रेजरर भी है वो। यानी गालिबन जो उम्मीद है फुटबॉल एसोसिएशन लगी थी, FIR लगने के बाद अब पैरेलल बॉडी में आपका प्रोफेशनल फुटबॉलर है जिसमें महराज है, अशफाक है,
उसके बाद बशीर अहमद है जो इकबाल स्पोर्ट्स के चेयरमैन रहे हैं, जो इस वक्त निफ के तहत जो टूर्नामेंट्स कराते हैं काउंसिल से मिलके, उनका लगातार 4 मील से ट्रैक चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंतखाबात कराए जाए। इंतखाबात से पहले अगर अब इंतखाबात होते हैं, FIR दर्ज है, तो इस ग्रुप को नाअहल करार दिया जा सकता है। लेकिन मुझे गवर साहब इंडिया यह है जिस तरह से BCCI की सब कमेटी JKCA को इस वक्त चलाती है, JKCA इलेक्शन न कराने की जिद के बाद उनकी अथॉरिटी खत्म हुई। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल फेडरेशन के पास चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और इंतहाई अहम मौजू की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर को जम्मू और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए वाहिद एक ही कौमी शाहराह है जिसे आप NH-44 कहते हैं। नेशनल हाईवे जो है, जो रामबन से होती है, वो बानिहाल जाती है, हर दिन सुर्खियों में होती है। और उसको देखते हुए उस वक्त की मौजूदा साबिका सरकार ने एक फैसला लिया था कि एक और न्यामुल बदल भी है जिसको तैयार किया गया और सामने रखा गया मुगल रोड को। कहा गया कि अब मुगल रोड भी न्यामुल बदल के तौर पर शुरू होगा, लेकिन सवाल ये है कि न्यामुल बदल के तौर पर, क्या मुतबादिल के तौर पर इसे लिया गया सही तरीके से या नहीं। 10 साल का वक्फा हुआ है। 2012 में ऑपरेशनल दोबारा बनाया गया, दोबारा से इसको चलाया गया। श्रीनगर जम्मू को मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत दी गई 2012 में, लेकिन 10 साल के वक्फे के बाद भी बफलियाज से पुंछ और साउथ कश्मीर से शुपियान चलने के लिए आज भी बुनियादी सहूलियतें वहां पर नहीं है। कहीं पर बल्दियाती सहूलियत नहीं है, कहीं पर जनाब मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, कहीं पर अगर इमरजेंसी फर्स्ट एड देना पड़े उसकी भी परेशानी है। यही वजह है कि जो लोग इस शाहराह से सफर करते हैं शायद ही वो दूसरी बार इससे सफर करें, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि वो किन मुश्किलों से खुदा न खास्ता दो चार भी हो सकते हैं। 2012 में साबिका हुकूमत ने इसको बड़े ताव से शुरू किया था और यह कहा था कि अब बुनियादी सहूलियात वहां पर आ रहे जो गाड़ी मालिकान है, आम लोग हैं, उनको दी जाएंगी। उससे रोजगार के भी मौके फराम होंगे जी मकामी नौजवानों के। न तो रोजगार का मौका फराम हुआ और ना ही बल्दियाती सहूलियात और दीगर चीजें वहां पर बनी। और इस तरीके से जो रास्ता 2012 में बताया गया था कि न्यामुल बदल के तौर पर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तरह होगा, अभी तक भी उस तरीके से ये देखने को नहीं मिल रहा है। जो लोग इस पर सफर कर रहे हैं, 2-3 बड़ी बातें हैं उनकी। एक ये कि जनाब जैमिंग तो इस पर होती नहीं है, वो बात सही है, रास्ता भी ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपने राब्ता करना है तो मोबाइल कनेक्टिविटी होना इस रास्ते पर बहुत जरूरी है, जो नहीं है। और खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट होता है तो 3-3, 4-4 घंटे बाद एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगता है। एक तो ये बड़ी परेशानी है। दूसरा, जितना अब इस पर रश बढ़ रहा है उस हवाले से जो बल्दियाती सहूलियात होनी चाहिए थे, वॉशरूम होने चाहिए थे, वो कई मकामात पर नहीं है जहां पर लोग रुकना चाहते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि हुकूमत की नजरों से शायद ये नेशनल हाईवे अभी ओझल है। मजीद क्या परेशानियां और क्या वाकई तौर पर ये रास्ता कोई फायदा दे पाया है मकामी नौजवानों को? सीधे जमशीद मलिक के पास चलेंगे जिन्होंने खुद इस कौमी शाहराह पर कई बार सफर किया है। जमशीद बताइएगा, जब हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करते हैं, अगरचे काफी कठिन रास्ता है, लेकिन बल्दियाती सहूलियात खाने पीने से लेकर वॉशरूम तक, और फिर अगर गाड़ी खराब हुई वहां से लेकर मेडिकल फैसिलिटी तक, आपको जम्मू से श्रीनगर तक कई जगहों पर अच्छी चीजें मिलेंगी जहां पर आप बंद नहीं होंगे। 1-2 घंटे के अंदर अंदर अपनी गाड़ी रिपेयर करके निकल सकते हैं। अगर हम पुंछ से शुरू करें और शुपियां तक जाना हो, गालिबन 80-84 किलोमीटर का ये जो पैच है, क्या ये आज के दिन में जदीद खदुखाल को टच कर रहा है, उन तमाम लवाजमात को पूरा कर पा रहा है जिसकी जरूरत है नेशनल हाईवे के लिए? मुगल शाहराह की जहां तक बात करें, स्वाई शाहराह के अलावा इस पे कोई और फैसिलिटी आपको पूरी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। सबसे पहले हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क चंदीमार से पुशाना और डोगरा के बाद पिशाना और पिशाना के बाद फिर जाके हीरपुर में आपको नेटवर्क नजर आएगा। उससे आगे पूरा पहाड़ी इलाका जितना भी है, ये इस पूरे इलाके में कहीं नेटवर्क नजर नहीं आएगा। उसके बाद अगर तिब्बी सहूलियात की बात करें तो बफलियाज के बाद आपको हीरपुर में ही तिब्बी सहूलियात फराम हो सकती है। उसके बीच में कहीं भी
कोई एम्बुलेंस तक दस्तयाब नहीं, हालांकि कई अरसे से लोगों की इस तरह से मांग रही है कि इस रोड पर एम्बुलेंस भी रखी जाए। उसके साथ साथ जहां तक बैतुल खुला की बात करें या दिगर सहूलियात की बात करें, इस वक्त अगर जब यहाँ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर यात्रा के कारण बड़े ट्रकों को इस तरफ से जाने की इजाजत दी जा रही है, ट्रैफिक भी काफी इस रोड पर देखने को मिल रहा है। कहीं पे आपको बैतुल खुला तक नजर नहीं आएगा। बिल्कुल अगर पीर की गली टॉप तक भी अगर हम बात करें, जहां हर रोज बड़ी तादाद में सयाह भी पहुंचते हैं और जायरीन भी पहुंचते हैं, क्योंकि एक दरगाह भी यहाँ भी है। और नेटवर्क की बात जहां तक करें, चंद साल पीछे चले जाते हैं जब एक अफवाह ने पूरे राज्य जम्मू कश्मीर को हिला के रख दिया था। जब ये अफवाह चली थी कि राजौरी मंजाकोट के एक स्कूल जो पिकनिक के लिए गया है, उनकी गाड़ी की हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई। और उसके बाद कई एम्बुलेंसें हमने उस तरफ जाते हुए देखी थी, बड़े बड़े ऑफिसर उस तरफ जाते हुए देखे थे, मगर तलाश करने के कई घंटे बाद ये बात सामने आई थी कि कोई हादसा इस सड़क पर पेश नहीं आया, सिर्फ अफवाह ही थी। और नेटवर्क ना होने की एक सबसे बड़ी परेशानी ये उस वक्त रही कि लोगों को इस तरफ भागना पड़ा। इसके बाद अगर चंदीमाड़ यहां पहुंचते हैं या चंदीमाड़ के बाद डोगरा तक हम सफर करते हैं, तो डोगरा तक आपको यहां इतने तक फैसिलिटी मिल सकती है कि अगर आपकी गाड़ी में हवा कम है तो हवा आपको मिल सकती है, नहीं तो उसके बाद आपको सीधा हीरपुर तक ही कोई इस तरह की सहूलियात रास्ते में दस्तयाब नहीं होगी। हालांकि जिस तरह कई अरसों से इस रोशारा पर सियासत की गई, बड़े बड़े दावे किए गए, इस पर टनल बनाने की बातें की गई, मगर कोई उससे बड़ी आगे कार्रवाई नहीं की गई। मगर मुगल शाहरा की जहां तक सड़क के हवाले की बात करें, वो सड़क के हवाले से भी बात करें, पुंछ जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की सड़क पड़ती है, इसकी हालत आज भी बुरी तरह खराब पड़ी हुई है। मगर शोपियां इलाके से जो सड़क आती है उसकी हालत बेहतर है। मगर जिस तरह की सहूलियात इस सड़क पर लोगों को मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल तिब्बी सहूलियात की बात करें या नेटवर्क की बात करें या रास्ते में कोई खुदा का खास्ता अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, 3-3, 4-4 घंटे उसका इल्म नहीं होता है। उसके बाद अगर कोई जख्मी हो जाता है तो उसको तिब्बी सहूलियात के लिए या सुरनकोट या उसके बाद शोपियां तक पहुंचाना पड़ता है। उसके अलावा कोई भी उसके पास बीच में साधन नहीं रहता। जी गौहर। अच्छा जमशेद, ये बताइए, तो आपने कहा कि देखिए ये बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। अगर किसी की गाड़ी खराब हुई, माल बरदार गाड़ियां हम देख रहे हैं कि 12 टायर वाली गाड़ियों, 16 टायर वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत है वहां से। इनकेस अगर ब्रेक डाउन होता है, गाड़ी को डाउन होती है, तो कितने दिन तक वो वहां पर रुकती है? क्योंकि जिस तरीके से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देख रहे हैं या किसी भी हाईवे पर देखते हैं, एक अरेंजमेंट होता है, क्या उस तरीके का अरेंजमेंट यहां पर है? गौर दूर दूर तक इस तरह के अरेंजमेंट इस इलाकों में नजर नहीं आते हैं। अगर इन इलाकों में गाड़ी कहीं खराब होती है तो पीर की गली की उस तरफ अगर खराब हो जाती है तो शोपियां से मैकेनिक लाना पड़ेगा। अगर इस तरफ खराब हो जाती है सोनकोट या पुंछ से मैकेनिक लाना पड़ेगा। रास्ते में जिस तरह मैं बता रहा हूं कि डोगरा के बाद रास्ते में कोई शॉप तक आपको नजर नहीं आएगी पीर की गली तक, और पीर की गली के बाद हीरपुर तक। पीर की गली में भी अगर कहीं शॉप नहीं है, सिर्फ ओपन, कुछ लोगों ने अपना बिजनेस छोटा मोटा जरूर शुरू किया, मगर रास्ते के बीच में किसी तरह की कोई सहूलियत, चाहे मुसाफिरों की बात करें या ड्राइवरों की बात करें, दिग्गज लोगों की, उनके लिए कोई सहूलियत रास्ते में दस्तयाब नहीं है। उनकी कई परेशानियां इस रोड में उसके अलावा जरूर मुसाफिरों को देखने पड़ रही हैं, क्योंकि जगह जगह पस्सियां गिरने के कारण अगर पस्सी गिरती है उसके लिए पहले एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तक कम्युनिकेशन करना पड़ता है, फिर वो बात आगे पहुंचती है, कई कई घंटे लग जाते हैं वहां तक बात पहुंचाने के लिए कि रास्ते में पस्सियां गिरी हुई हैं। शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जमशेद बता रहे थे कि जनाब जो ग्राउंड जीरो की कहानी है वो यही है कि 10 साल के वक्फे के बाद, पहले तो आप देख लीजिए मुगल एरा में ये रास्ता कैसे था, सबके सामने है। उसके बाद 47, 48, 52 तक भी ये चलता रहा, उसके बाद ये बंद हो गया था, रोक दिया गया था, फिर खोल दिया गया। और तकरीबन 10 साल के वक्फे के दौरान स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़रों से ये रास्ता पूरा ओझल है। नो डाउट कि मैग्नेमाइज सड़क है जब शोपियां से आप आएंगे, लेकिन जब आप पुंछ से जाएंगे तो रास्ता आपको खराब दिखेगा। लेकिन इस रास्ते पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो आज के दिन में भी है, और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमने आज की, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक प्लानिंग बन रही है नेशनल हाईवेज़ को लेकर, तो सरकार तक ये बात जाए और सरकार इस नेशनल हाईवे की ओर तवज्जो दे ताकि मुतबादिल के तौर पर इसको हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब जरा एक और खबर आपको बताएंगे रहमत कलीम, क्योंकि खबर दिल्ली से है, क्योंकि इसका असर पूरे मुल्क के अंदर है। कौमी सलामती के मुशीर का बड़ा बयान आया। बयान कहां पर आया, डिटेल के साथ।
जी बिल्कुल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने बाज़ाब्ता तौर पर बैनुल मज़ाहिब एक इजलास में शिरकत की और ये इजलास बहुत ही अहम मुल्क की ज़रूरत और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है, जिस तरह से दाखिली सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ख़तरा लायक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी सूरत हाल में दाखिली इंतशार से बचने के लिए तमाम मज़ाहिब के साथ मिल करके, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के रहनुमाओं के साथ मिल करके एक नया खाका तैयार करने की ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर अजीत डोभाल की क़यादत में बैनुल मज़ाहिब इजलास का इनेकाद दिल्ली में किया गया। कौमी सलामती के मुशीर ने इस मौके से कहा कि कुछ अनासिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुल्क की तरक्की में रखना अंदाजी हो रही है। अजीत डोभाल ने कौमी दारुल हुकूमत में सूफी मौलवियों के साथ बैनुल मज़ाहिब इजलास में कहा कि ऐसे अनासिर मजहब और नजरिए के नाम पर तलखी और तसादुम पैदा कर रहे हैं। ये पूरे मुल्क को मुतासिर करने के साथ ही मुल्क के बाहर भी फैल रहा है। अजीत डोभाल ने कहा कि दुनिया में जद्दोजहद का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें इस माहौल का मुकाबला करना है तो मुल्क की इत्तेहाद को एक साथ बनाए रखना जरूरी है और ताकतवर मुल्क की तरह आगे बढ़ना होगा। गुज़श्ता कुछ सालों से मुल्क जो तरक्की कर रहा है उसका जो फायदा होगा वो हर हिंदुस्तानी को होगा और नुकसान भी होगा तो हर हिंदुस्तानी को होगा। गोया हम में से हर किसी को ये सोचना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हम एक जहाज में सवार हैं। डूबेंगे तो सब डूबेंगे, तैर करके बाहर पार करेंगे, हमारा बेड़ा पार होगा तो सब का बेड़ा पार होगा। इसलिए किसी एक को ये गलतफहमी न हो कि वो किसी दूसरे को दबा करके आगे निकल सकते हैं। हम तमाम के तमाम एक जहाज में सवार हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमें ज़बानी बयान देने और मजम्मती बयान जारी करने के अलावा आगे बढ़ करके जमीन पर उतर करके काम करना होगा, लोगों से मिल करके समझाना होगा, शरपसंदों को रोकना होगा और हाथ पकड़ कर उन्हें सीधे रास्ते पर लाना होगा। ये वक्त की जरूरत है। उसी दरमियान उलमाए किराम की जो एक बड़ी जमात वहां पर मौजूद थी, उन्होंने सीधे तौर पर जो करारदाद बाद में पेश की, उसमें एक करारदाद सबसे अहम जो करार था वो ये था कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक नारा गूंज रहा है कि सरतन से जुदा, इस नारे का इस्लाम से, दीनी तालीम यानी मजहब इस्लाम से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। कौमी सलामती के मुशीर के साथ हुए इस इजलास में इस करारदाद पर मोहर लगाई गई कि सरतन से जुदा का हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं और जिस इस्लाम को हिंदुस्तान के मुसलमान मानते हैं उस इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया कौमी सलामती के मुशीर, वो भी जरा सुनिए। दुनिया के अंदर में एक अजीब सा माहौल, कन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो रहा है। अगर हमें उस माहौल का मुकाबला करना है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी चीजों के लिए इस चीज को कि हम उसे महफूज रखें, हमारी एकता और एकजुटता जो है बरकरार रहे, हम एक सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ें। पिछले चंद सालों में जिस तरह से और जिस रफ्तार से देश तरक्की कर रहा है और इस रफ्तार से जो तरक्की है इसका जो लाभ होगा वो हर मजहब का, हर धर्म का, हर हिंदुस्तानी को उससे लाभ होगा, उससे फायदा होगा। लेकिन कई अनासिर, कई फोर्सेस इस तरह की भी एक नेगेटिविज्म का एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जिससे देश की प्रगति में बाधा पड़ती है, रुकावटें पड़ती हैं। चंद लोग जो धर्म के नाम पर या किसी और विचारधारा के नाम पर हिंसा का, दो लोगों के अंदर वैमनस्य पैदा करने का, लोगों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होता है, देश के अंदर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। उसका कारण यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या, एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग, आप जैसे लोग शायद अपनी आवाज को उतना बुलंद नहीं करते जितना होना चाहिए। तो माइनॉरिटी, एक बहुत छोटे चंद अनासिर की आवाज लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान की आवाज है। और अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो जैसे कि शाहजादा नसीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम लोगों को एक मूक स्पेक्टेटर की तरह, एक चुपचाप सहने वाले स्पेक्टेटर की तरह न होकर जमीन पर काम करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपने आप को संगठित करना पड़ेगा और अपने अंदर अगर कुछ गलतफहमियां हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा।
अगर कुछ लोगों के बीच में कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना पड़ेगा। हमें अपने पैगाम को घर घर ले जाना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर खवातीन को। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल बैन मज़हबी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान कई अहम मामलात पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल इस तरीके की तकरीब होती है। कोविड की वजह से लास्ट ईयर ये नहीं हो पाई, लेकिन इस साल इसका एहतमाम किया गया था। दिल्ली के अंदर प्रेस क्लब के अंदर ये हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के अंदर, वहां पर ये तकरीब से खिताब कर रहे थे। रात देर गए कौमी सलामती के मुशीर। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और माइक्रो मैनेजमेंट की बात सामने आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी का इजलास जम्मू के अंदर कल रात देर गए मुनक्किद हुआ है, जिसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। और जराया के मुताबिक जो इतलात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि बीजेपी कोर कमेटी का इजलास रात देर गए इख्तिताम पजीर हुआ और उस इजलास की सदारत जहां रविंदर रैना जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के चीफ भी है उन्होंने की है, जिसके अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दीगर लीडरों ने शिरकत किया। उसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी वर्कर जो है वो हमेशा तैयार रहे और माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। यानी ये बात जब सामने आ रही है कि माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। और कल जब ये मीटिंग कोर कमेटी की हुई है, जिसमें रविंदर रैना, आशीष सूद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर द्रक्षांद्राबी समेत कई और लीडर्स मौजूद थे, तो 3-4 मुद्दों पर अहम बात हुई है। एक ये कि मौजूदा वक्त के अंदर चुनावी बिगुल अगर बजता है तो बीजेपी किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज का मामला जम्मू और श्रीनगर के अंदर है, उस पर कितनी पेशरफ्त हुई है, उस पर बातचीत हुई है। जराये के मुताबिक इस बात की भी हमें तस्दीक हो रही है। और तीसरा अहम मामला ये भी सामने आ रहा है कि 11 अगस्त को वजीर आजम साहब का दौरा जम्मू हो सकता है। ये बड़ी इत्तलात आ रही है कि 11 अगस्त को वजीर आजम का दौरा जम्मू हो सकता है और यह दौरा तब होगा जब राखी का त्यौहार है। और यही माना जा रहा है कि 11 से 15 अगस्त के दरमियान बड़ी तब्दीलियां जम्मू कश्मीर के हवाले से हो सकती है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट से लेकर पार्टी संगठन को मजीद मजबूत करके आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। कल कोर ग्रुप के इजलास के अंदर जराया लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कई अहम और बड़े फैसले भी बीजेपी कोर कमेटी ने लिए हैं, जिसे मरकजी वजारत दाखिला के सामने रखा जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हो रहे हैं। तो 11 से 15 तारीख के बारे में बीजेपी हेडक्वार्टर और बीजेपी जराया ये बता रहे हैं कि कुछ अहम चीजें होनी है और उसके लिए बीजेपी भी कमरबस्ता हो गई है। हर घर तिरंगा से लेकर दीगर मामलात पहले ही उस पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पर बीजेपी की तरफ से तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। उस सिलसिले में तैयारियां भी हो रही हैं। तो बीजेपी के बाद जरा आते हैं जनाब एक और खबर की और बात करते हैं कोविड की, क्योंकि कोविड की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता करके एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। और पूरे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल यह है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 703 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 10 नए केस जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आए हैं। और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना की वजह से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है। 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी इसमें। एक ये कि लेस देन 2% यानी 2% से कम टोटल एक्टिव केसेस जो हमारे पास हैं वो अस्पताल आ रहे हैं, बाकी घर में इलाज कर रहे हैं। दूसरी अहम बात जो है ये है कि अस्पताल बहुत कम तो लोग आ रहे हैं, लेकिन घर के अंदर जो इलाज कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की भी बातें जो है सामने आ रही है। और तीसरा मामला ये कि आज से सिर्फ 3 महीने पहले आप देख लीजिए 50, 55, 100 से भी कम केसेस हमारे पास थे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान जब आप देखेंगे 300, 450, 700, 800 तक भी केस चले गए हैं। और कल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 703 केसेस जो है वो नए आए हैं। 51 कंफर्म केसेस हैं जी ब्लैक फंगस के एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब आप जम्मू कश्मीर के 703 नए केस जो आए हैं इनकी समरी को देखते हैं तो पता लगता है कि जम्मू डिवीजन के अंदर 494 केस रिपोर्ट किए गए और कश्मीर सूबे से 494 और 209 जो है वो जम्मू सूबे से 209 और 494 केस जो है वो जनाब जम्मू और कश्मीर सूबे से आए। टोटल केसेस जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर है वो 4771 एक्टिव केसेस है, उनमें 2% ही
पेशेंट जो है वो अस्पताल आ रहे हैं। तो एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है और स्पेशली वादी कश्मीर के अंदर इन दिनों दो सीजन बड़े अहम है। एक तो अब आज से मुहर्रम अल हराम की शुरुआत हो गई है, मुकद्दस मजालिसों का एहतमाम होगा, मरसिया खानी नवाखानियों का एहतमाम होगा, उसमें भी आप एहतियात कीजिएगा, मास्क को पहन कर रखिए, शबेदारी जरूर कीजिएगा। लेकिन शादियों का सिलसिला कल तक था, अब 10 दिन के बाद दोबारा शुरू होना है, तो उसमें जो जिस तरीके का मजमा जमा रहता है और जिस तरीके का माहौल बनता है वो एक बड़ी वजह बन रही है कि कोरोना तेजी के साथ दस्तक दे रहा है जी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिलहाल गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 703 नए केस जो है वो सामने आ रहा है। बच्चों के अंदर खांसी, बुखार और इस तरीके की परेशानियां बहुत ज्यादा इन दिनों कश्मीर के अंदर है और मौलिजीन का मानना है कि बहुत सारे बच्चे कोविड का भी शिकार हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो रूटीन इन्फ्लुएंजा जो बना है, चूंकि 2-3 साल की 2 साल 2.5 साल के बाद स्कूल जा रहे हैं, वो कुव्वत मदाफत नहीं अंदर रही है, वो कैपेसिटी नहीं बची है, इसलिए वो वायरस का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जितना जितना वो चलते रहेंगे उतना उन्हें बेहतरी भी हो सकती है। तो कोरोना की रफ्तार कहां पर है आपके सामने हमने आपको बता दी। अब जरा कश्मीरी पंडितों का हाल अहवाल भी बताते चले। कश्मीरी पंडित सरापा एहतिजाज है और पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरे चल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज के लिए है। तकरीबन 5 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है श्रीनगर से जम्मू, यानी जो आवाज लगातार कश्मीरी पंडित दे रहे थे कि फिलहाल उन्हें जी शिफ्ट किया जाए, उनकी नौकरियों को तब्दील किया जाए श्रीनगर से जम्मू। 5 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट जम्मू कर दिया गया है। गुज़श्ता दिनों ऑर्डर जारी कर दिए गए और वादी कश्मीर के अंदर 4000 के करीब कश्मीरी पंडित, वो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत नौकरियां हासिल कर चुके हैं, इस वक्त अभी भी कश्मीर के अंदर है। और ये जो 5 एम्प्लॉयज हैं, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर गुज़श्ता हफ्ते जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया और 5 इंचार्ज असिस्टेंट इंजीनियर्स जो अपनी खिदमात कश्मीर के अंदर दे रहे थे, 5 को तब्दील करके जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। अब जो मुजाहिरीन है, चाहे जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ असर रसूख रखने वाले कई मुलाजमीन ने अपनी ट्रांसफर कराने में कामयाबी हासिल की है। इल्जाम है, यह किस हद तक सही है किस हद तक गलत है वो हुकूमत की तरफ से वजाहत होगी। और ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से यह साफ किया जा रहा है कि जिस तरीके से 5 को ट्रांसफर किया गया और 2-3 हजार को ट्रांसफर किया जाए, ताकि मुकम्मल तौर पर जो एक बड़ी मांग उनकी है कि उनकी बाजाबादकारी का जो मंसूबा है जिसके तहत उन्हें रोजगार दिया गया, उसमें जम्मू डिवीजन को भी लाया जाए। आपको याद होगा कि काडर रिवीजन और दीगर चीजें पहले ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मंजूर कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू के श्रीनगर के बड़गाम इलाके के अंदर जो शेखपुरा कैंप है वहां पर लगातार एहतिजाज चल रहा है। जम्मू के अंदर एहतिजाज चल रहा है और सिर्फ 2-3 दिन पहले की अगर आप बात करेंगे तो राज्यसभा के अंदर तहरीरी सवाल पूछा गया था। उस तहरीरी सवाल के जवाब में मरकजी हुकूमत की तरफ से, मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इस बात की वजाहत कर दी गई थी, जो पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गई है, चाहे वो 2000 है 4000 है, जितने भी लोग हैं, उस नॉर्म्स क्लेक्चर के अंदर ये सवाल ही नहीं है कि उन्हें जनाब वादी से बाहर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी नौकरियां ही इसी शर्त पर है कि वो वादी के अंदर काम करेंगे। लेकिन यहां से खबर यह है कि फिलहाल 5 इंजीनियरों के तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, 5 के नाम भी बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है और बताया जा रहा है कि जिन 5 अफसरान को तबादला करके वादी से सीधे जम्मू भेजा गया है उनमें नीतू कौल का नाम है, सुनैना रैना का नाम है, सिद्धार्थ भट्ट का नाम है, सावन कौल है और समी पंडिता हैं। ये वो सब हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B लैंडस्केप सब डिवीज़न 3rd में जम्मू इन्हें पोस्टिंग की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर इन 5 के तबादले हुए हैं और इस तरह से अगर मजमूई तादाद देखें तो जम्मू वादी कश्मीर में खासतौर से अभी भी 4000 के आसपास मजमूई तादाद बनती है इन पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों के जो सरकारी मुलाजमीन हैं और जिनका एहतजाज मुसलसल अभी भी जारी है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो वादी कश्मीर से निकल करके जम्मू में उन्हें नौकरी मिल जाए और नौकरी पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उनके एहतजाज को देखते हुए या यूं कहिए कि सरकार ने पहले भी इस तरह के बयान दिए थे कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन फिर इस तरह के फैसले भी लिए जाते हैं। तो तस्वीर जो बन रही है उसमें सरकार के कहने और करने में कुछ फर्क नजर आ रहा है, यानी कॉलोफिल में तजाद आप साफ देख सकते हैं। 5 का ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ और भी ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि दरवाजा अगर यहाँ से खुला है तो कुछ और लोगों के निकलने के चांसेस बनते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ आगे फैसला होता है। बढ़ते हैं आगे और लिए चलते हैं आपको दिल्ली के तिहाड़ जेल की खबर की तरफ। दिल्ली के तिहाड़ जेल से खबर यह है कि यासीन मलिक को अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल से बाज़ाब्ता तौर पर फिर से
तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक खबर यह भी है कि अभी भी उन्हें ड्रिप ही लगाया जा रहा है। उनकी तबीयत बहाल नहीं हुई है, हालांकि ब्लड प्रेशर में कमी के कारण उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया था। लेकिन जेल के अंदर भी अभी जो जेल के डॉक्टर्स होते हैं वो सब उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुसलसल उनसे अपील भी की जा रही है कि वो अपना भूख हड़ताल खत्म कर दें, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। भूख हड़ताल का करीब 9वां या 10वां दिन आज है। पिछले हफ्ते में जुमा के दिन से बाकायदा तौर पर उन्होंने रुबिया सईद के अगवा केस के मामले में जो मुतालबा की थी, जो अपील की थी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि वो बनफसे नफसी से जम्मू हाई कोर्ट में पेश होकर के अपने केस की जिरह करना चाहते हैं, उसकी इजाजत उन्हें दी जाए। सरकार की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलसल खामोशी की वजह से उन्होंने एहतजाज शुरू किया और गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का ऐलान किया। गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का आज 10वां दिन है और 10 दिनों के अंदर एक बार अस्पताल भी उन्हें ले जाया गया है और दो दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद फिर से जेल के बैरक नंबर 7 में तिहाड़ जेल में वापस ला दिया गया है, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम है जो उनकी सेहत को मॉनिटर भी कर रही है। बार बार उन्हें ड्रिप लगा करके उनकी सेहत को बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। तो यासीन मलिक की अपनी जिद, सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खामोशी, दोनों के बीच में ये पूरा मामला। फिलहाल रुबिया सईद केस, अगवाकारी केस का जो समाअत है उसको लेकर ये भूख हड़ताल चल रही है। फिलहाल यासीन मलिक जो है वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। एनआईए अदालत ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कई एफआईआर उन पर थे, लेकिन ये सेपरेट एफआईआर है जिसमें रुबिया सईद, मरहूम मुफ्ती सईद की बेटी का अगवा हुआ था जब वो वजीर दाखिला थे। तो उसी मामले को लेकर ये मामला चल रहा है जहां पर वो खुद इसकी पैरवी करना चाहते हैं। बैरक नंबर 7 में, प्रिजन नंबर 7 में उन्हें रखा गया तिहाड़ जेल के अंदर और वहां पर अब मेडिकल इन्वेस्टिगेशन जो है, एमआई रूम जो है, वहां पर भी उन्हें लाया जा रहा है और वहां पर आईवी फ्लूइड उन्हें दिया गया है क्योंकि वो खुद खाते कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें ग्लूकोज लगा के रख दिया गया है ताकि उनकी हालात ज्यादा बिगड़े ना। तो फिलहाल जो तिहाड़ जेल के जराया बता रहे हैं कि हालात स्टेबल है, लेकिन भूख हड़ताल लगातार उनकी जारी है। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ है, कहां पर हुआ है, क्या इसका फायदा है, और उसके साथ साथ मुल्क की मायशत को लेकर एक बड़ा बयान आया है और यह बड़ा बयान उस शख्स ने दिया है जो कल तक सरकार के काफी मुखालफत में या उनकी तनकीद में कई बातें कह चुके हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, तीसरा पड़ाव होगा, आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम जरूर करेंगे। छोटा सा ब्रेक। खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आप इस प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं और हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से आपको बाखबर करें, बल्कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी बाखबर करने की एक कोशिश रहती है हमारी। टीवी पर आप हमें देखते हैं हर दिन, लेकिन याद रखिएगा आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर भी देख सकते हैं और दुनिया भर के नाजरीन इस प्रोग्राम को जैसे देख रहे हैं और जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है उससे हमारी जरूर ये हौसला अफजाई हो रही है कि आपकी आरा हमारी कोशिश रंग ला रही है, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से लगातार फीडबैक आ रहा है उससे हमें इस बात का अंदाजा है कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से देखा जा रहा है और किन चीजों को आगे रखने की जरूरत है। तो हमारी ये दरखास्त आपसे हर दिन की तरह आज भी रहेगी कि अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए से, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता लग सके कि आप किस तरीके से प्रोग्राम को देखना चाहते हैं। क्योंकि आज 31 जुलाई सन 2022 है तो 31 जुलाई के हवाले से जरा पहले ये देखें कि माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे। और आज हिस्ट्री ऑफ द डे बताएंगे मेरे साथी रहमत कलीम, आज दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन को रहमत कलीम का सलाम पहुँचे। इस्लामी साल का पहला दिन है और पहला दिन आप तमाम को मेरी जानिब से मुबारक हो। क्या कुछ आज का दिन ख़ास है, ख़ासतौर से 31 जुलाई की तारीख के हवाले से किन किन खास वाक़यात को याद किया जाता है, वो तमाम वाक़यात सबसे पहले आपके सामने रखना चाहेंगे। आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1376 को बरतानवी पार्लियामेंट ने बादशाह के अखराजात पर निगरानी रखने की तजवीज़ पेश की थी। 1880 आज ही का दिन था जब अजीम मुसन्निफ
अदीब यानी मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश वाराणसी के लम्ही गांव में हुई थी। 1940 आज ही का दिन था जब बरतानवी हुकूमत ने मुजाहिदे आज़ादी और समाजी मुसलिह उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी थी। और आज ही का दिन था 1950 का साल था जब हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क नेपाल ने अमन और दोस्ताना मुआहदे पर पहली बार दस्तखत किए थे। तो ये 1950 में हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान मुआहदा हुआ था। आज ही का दिन था, साल था 1980 जब बॉलीवुड के नंबर 1 गुलकार और पद्मश्री मोहम्मद रफी का इंतकाल हुआ था। आज ही का दिन था, साल था 1992 जब मशहूर सितारा नवाज पंडित रवि शंकर को मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। और आज ही का दिन था यानी 31 जुलाई सन 2000 जिस तारीख को लोकसभा के अंदर छत्तीसगढ़ को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत बनाने के लिए रियासती तामीराती बिल को मंजूर किया गया था। और आज ही का दिन था, साल था 2010 जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की वजह से 900 अफराद हलाक हुए थे। ये बड़ी तबाही आज ही के दिन पाकिस्तान में सन 2010 में हुई थी। तो ये आज की तारीख है जो कई हवालों से बहुत ही अहम है, लेकिन इन तारीख के से आगे निकलकर जब खबरों की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तरफ चलेंगे। और जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो है एनकाउंटर को लेकर के। एनकाउंटर गुज़श्ता रात से ही बाज़ाब्ता तौर पर जारी है और खबर मिली कि बारामूला में बिन्नर इलाका है, वहां पर एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में इरशाद अहमद भट्ट नामी हलाक हुआ है। ये मिलिटेंट है और इस मिलिटेंट के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात भी आ गई है। लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज को 1 राइफल, 2 मैगजीन और गोलियां बरामद हुई हैं। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है कि कश्मीर जोन पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करके जानकारी दी गई और बताया गया कि इस पूरे एनकाउंटर के मामले में बाज़ाब्ता तौर पर 1 मिलिटेंट को हलाक करने में कामयाबी मिली। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जी, नॉर्थ कश्मीर का इलाका है जहां पर 24 घंटों के दौरान रात देर गए दूसरा ऑपरेशन शुरू किया गया था और दूसरा ऑपरेशन भी बाद में एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। और उस एनकाउंटर के दौरान अभी की ताजा और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि इरशाद अहमद भट्ट जिसका ताल्लुक पट्टन बारामूला से बताया जा रहा है और सन 2022 से एक्टिव था, पिछले 2 महीनों से लगभग ये एक्टिव था और ममनुआ तंजीम लश्कर के साथ इसकी वाबस्तगी बताई जा रही है। वो इस एनकाउंटर के अंदर मारे जाने की इतलात आ रही है। एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और कुछ मजीद गोला बारूद बरामद करने का दावा भी पेश कर दिया है। सीधे बारामूला चलेंगे जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां बारामूला से बिनार गांव के आसपास इस तरीके का ऑपरेशन शुरू किया गया। इरशाद अपडेट कीजिएगा, 24 घंटों के दौरान दूसरा ऑपरेशन और ऑपरेशन में सिक्योरिटी एजेंसीज को कामयाबी दोनों जगहों पर मिली है, इस तरीके का दावा भी है। अब इस वक्त ताजा तरीन खबर क्या है, क्या ऑपरेशन क्लोज हो गया है या अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल गवार जी, अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 किलोमीटर के दूरी पे जो बिन्नर का इलाका है, ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ ये पहाड़ी इलाका है, क्योंकि नजदीकी इस इलाके में जो है जंगलात भी हैं और बागात भी हैं। हालांकि इन्हीं बागात में जो है कल सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली कि यहाँ पे जो है कुछ मिलिटेंट्स की मूवमेंट है। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि उस सर्च अभियान के चलते जो है ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ और अभी तक जो है यही अपडेट आ रहे हैं। एक मिलिटेंट को जो है हलाक किया गया, जो बताया जा रहा है ये मुकामी है, हालांकि LET से ये ताल्लुक रखता है और ये पटन का रहने वाला है। इसका नाम बताया जाता है इरशाद अहमद भट्ट। और यहाँ पे इस इनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है। फिलहाल जो है यहाँ पे सर्च अभियान जो है लगातार जारी है, क्योंकि रात भर जो है यहाँ पे ये इनकाउंटर चला। हालांकि इसमें जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया 46 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ 53 बटालियन CRPF, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है मुश्तरका तौर पर जो है ये ऑपरेशन चलाया। फिलहाल ये कहना मुश्किल है क्या और भी यहाँ पे जो है मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है इन्हीं बागात के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे जो फॉरेस्ट है इसमें जो है लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। हालांकि अगरचे देखा जाए ये जो मुकामी मिलिटेंट बताया जा रहा है, इसकी तहवील से जो है AK-47 के साथ साथ कुछ जिंदा कारतूस भी जो है बरामद किए गए और जो वहां पे UPGL जो शल पड़े हुए हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पे BDS यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम आई है और वो बाज़ाब्ता तौर पर इन शेल्स को जो है अभी थोड़ी देर के बाद जो है डिफ्यूज करेंगे। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कितना
समय लगेगा इस सर्च ऑपरेशन को, क्योंकि यहाँ पे जो है और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि सूत्र के मुताबिक यहाँ चलिए, से बहुत यहाँ बहुत पे शुक्रिया जो इरशाद ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इरशाद के मुताबिक जो एनकाउंटर रात देर गए शुरू हुआ था, लगभग वो अपने इख्तिताम की ओर भी आ चुका है। लेकिन जरा अब एक और बड़ी खबर की ओर बात करते हैं, बात मौसम के मिजाज की करते हैं, जहां पर कहीं पर मतला बरालूद है तो कहीं पर बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसकी वजह से अमरनाथ यात्रा पर भी असर पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। बड़ी खबर हम आपको अमरनाथ यात्रा के हवाले से बता रहे हैं, जहां पर मौसम के मिजाज का असर जो है वो सीधे सीधे अब अमरनाथ यात्रा पर दिख रहा है और अमरनाथ यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। बालतल ट्रैक से यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मूसलाधार बारिशें बालतल ट्रैक से हो रही है। इधर बानिहाल रामबन सेक्टर में भी जबरदस्त बारिशों की इतला इस वक्त मौसूल हो रही है, जहां रामबन बानिहाल में बारिशें हो रही हैं, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से भी खबर है कि अभी चल रही है। लेकिन यात्रा से अभी जो हमारे पास इतला आ रही है वो अमरनाथ यात्रा के हवाले से है कि बालतल ट्रैक से जो यात्रा जाती है, यानी बालतल से जो पवित्र गुफा की ओर यात्री जाते थे, बारिशों की वजह से फिलहाल यात्रा को यहां पर रोक लिया गया है। गुज़श्ता कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि जबरदस्त तुग़यानी 2 बार वहां नदी नालू में आई, जिसकी वजह से यात्रा को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि यात्रा को बालतल के रास्ते से रोक दिया गया है। इधर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जो ताजा तरीन खबर सामने आ रही है वो बानिहाल सेक्टर से भी आ रही है। रामबन बानिहाल सेक्टर में भी जबरदस्त बारिशें हो रही हैं और बारिशों के बावजूद ही ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जारी है। तस्वीरें आप बालतल की देख रहे हैं, जहां पर बारिशों के बाद यात्रा को रोक दिया गया है। सीधे सलीम वानी के पास चलेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त गांधरबल से ज्वाइन किया हुआ। सलीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, क्या यात्रा अभी रोक दी गई है और खुलने का कोई आसार है? क्योंकि मौसम के मिजाज की जो बात है वो यही है, महकमे मौसमियात ने साफ कर दिया था कि आज और कल बारिशों का सिलसिला रह सकता है, तो क्या कुछ ताजा खबर आपके पास? जी बिल्कुल गवर्नर, जो मौसम ने पिछले 10-12 दिन से साथ नहीं दिया है, अमरनाथ यात्रा जो चल रही है, कल 2 दिन के बाद कल यात्रा को रिज्यूम किया था, लेकिन कल पूरे दिन को यात्रा चल रही थी और आज सुबह पूरी रात को बारिश हो रही थी पूरे सब डिवीजन कंगन में। और बालतल का तो अलग ही मौसम रहता है, हर पल हर समय में चेंज होता है। इसी हवाले से आज सुबह प्रशासन ने यह फैसला लिया है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली जो बारिश हो रही है, जो बालतल ट्रैक है दुमेल से गुफा तक, वहां पे उस शिल्पी ट्रैक हुआ है और पूरी तरह से अब प्रशासन ने यह फैसला लिया है, आज किसी भी यात्री को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली है और पवित्र गुफा की तरफ आज किसी को यात्री को ऊपर जाने नहीं देंगे। लेकिन जो डाउन कानवे है, जो कल यात्रा करके लोग आए हैं, बालतल पहुंचे हैं शाम को केव से नीचे, उनको आज सुबह सुबह जो सिक्योरिटी होती है पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको डाउन किया गया है श्रीनगर की तरफ और वो अपने घरों की तरफ निकाले दिए गए। लेकिन जो ऊपर की तरफ जो यात्रा है उसको सस्पेंड किया गया है। जो बालतल बेस कैंप जो यात्री है उनको किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिली है और जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक यात्रा आज दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए अभी तक सस्पेंड है। अच्छा, ये बताइएगा, ये सिर्फ बालतल वाले ट्रैक से यात्रा को रोक दिया गया या पहलगाम वाले रास्ते से भी यात्रा को रोका गया है? जी बिल्कुल, जब बारिश गिर रही है वहां पे गुफा में, तो क्योंकि जो पंचतरनी और बालतल का ट्रैक जो पंचतरनी में मिलता है, ऑब्वियसली वहां पे भी बारिश हो रही है, या तो नुनवन से अगर किसी को इजाजत मिली होगी। लेकिन जो अभी हमारे सोर्सों के मुताबिक अभी पूरी तरह से ट्रैक को मतलब बंद किया गया है, या नुनवन से होगा या पंचतरनी से, जो आगे किसी को भी इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है और ठीक ठाक बारिश हो रही है। इसलिए प्रशासन ने अब फैसला लिया है कि अभी यात्रा को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मौसम की वजह से फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है और पिछले 2 दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि यात्रा के रुझान में थोड़ी सी कमी जरूर है, क्योंकि कल भी कोई 597 के आसपास यात्रियों को 2 काफिलों में रवाना कर दिया गया है। आज भी तकरीबन 300-400 के करीब यात्रियों को रवाना करने की बात सामने आ रही है। ये इसकी बड़ी वजह यह है कि जो गुफा है, हमने गुज़श्ते दिनों आपको बताया था, पवित्र शिवलिंगम का आकार जो वहां पर बनता है बर्फ का, वो इस बार बहुत जल्दी पिघल चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वहां पर पहुंचे उन्हें वो दिखा नहीं
मायूसी थी, इस वजह से शायद डेफर कर दिया गया, और फिर मौसमी हालात भी जिस तरीके के बने 2 बार वहां पर, तो वो भी एक बड़ी वजह बन सकती है। फिलहाल 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा कर ली है। आज फिलहाल आर्जी तौर पर इसको रोक दिया गया है, जो इतलात इस वक्त सामने आ रही है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं जी, छोटे सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर है जम्मू कश्मीर का, न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे एदाद शुमार के साथ साथ, और कुछ अहम मामला खेल की दुनिया से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्रिकेट के बाद एक और बड़ा खेल है जो खेला जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वो भी अब सुर्खियों की नजर हो गया है। क्या वजह है, डिटेल के साथ बताएंगे। दोनों बड़ी खबरें आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।